चलिए आज हम लोग फिर से आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो देख लिए, लास्ट वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा फोर्स जो दो बॉडी के बीच में लग तो रहा है लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल टचमेंट नहीं है, कोई फिजिकल टच नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज टाइप ऑफ फोर्स विच रिजल्ट इवन व्हेन द टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिनके बीच में लग रहा है, इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो टच ही कर रहा, आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। बस यही याद रखना है कि वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये सबसे नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। और वहाँ जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट था, ठीक है। सिंपली इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, ये हमें टच नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी ये फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, ठीक है। और क्या है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, अगर आपके पास कोई मैग्नेट होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर नेल जो है ना, कील, उसको दूर से भी देखेंगे तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब उसको अट्रैक्ट करने के लिए सटाने का जरूरत नहीं है, टच करने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी दूर से भी अट्रैक्ट करता है। या अगर रिपेल कर रहा हो तो दूर से ही रिपेल करता है। फिर क्या है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी है, इलेक्ट्रिकल मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। चलिए, तो इन तीनों फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ ना थोड़ा ब्रीफ जानकारी दे लेते हैं। लिखा है द फोर्स ऑफ, एक मिनट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ, मून, अदर मैसिवली लार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे और अर्थ के बीच में लग रहा है। या आप पढ़ेंगे कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अर्थ भी हमको अट्रैक्ट कर रही है वो अपने फोर्स से। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट है मतलब हमारे वेइंग मशीन पे जो हमारा जो इंडिकेशन आया वो क्या वेट है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ करते हैं, कहते कुछ और है, समझते कुछ और है, इसलिए कभी हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। हम वेइंग मशीन पे जो हमारा है वो वेट है, वो मास नहीं है। लेकिन हम लोग एकदम फ्रिक्वेंटली जाते हैं, हाँ भैया देखिए तो कितना केजी के हैं हम, वो केजी नहीं है आपका, वो वेट है। और वेट कभी भी जो है ना केजी में नहीं रहेगा, समझ में आ रहा? मतलब आप फोर्स, धरती पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे मेजर करता है। इसलिए वहाँ यूनिट देखिएगा ना तो वहाँ पे केजी नहीं लिखा रहता है, समझ में आ रहा है? फोर्स वाला यूनिट जो है ना न्यूटन करके वो लिखा रहता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। All object upon earth experiences a force of gravity which is directed downward towards the center of the earth। जाहिर सी बात है डाउनवर्ड की ओर जो है ना आपका वो ये करता है, अर्थ जो है ना अपनी ओर खींच रही है, अपने सेंटर की ओर खींच रही है। The force of gravity on the earth always equal to the weight of an object found to the, तो इसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू M इंटू जी। जी क्या है आपका? यही ग्रेविटी है। क्या है आपका? ये जो ग्रेविटी जो लिख रहा है कहा गया ग्रेविटी, ये ग्रेविटी, ऐसा कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, ठीक है, यहाँ से ये ग्रेविटी है। और ये क्या मास है? तो मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं ना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वेइंग मशीन पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो M इंटू जी लगा रहे हैं। बाकी जो यूनिट है वो तो आपका न्यूटन रहेगा ही रहेगा, जो यूनिट है वो आपका न्यूटन रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब सेम है ना। मैग्नीट्यूड आपका बस जी ए के जगह हम लोग नॉर्मली लिखते हैं तो F इक्वल टू M इंटू ए। तो ये लीनियर, ये धरती पे जब लीनियरली हम लोग चल रहे हैं इसके लिए एक्सेलरेशन। लेकिन अगर टॉप से गिर रहे हैं तो वहाँ पे ए जो है वही क्या हो जाता है आपका जी में चेंज कर जाता है। क्या होता है? जी। उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे पढ़ेंगे आप लोग, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन सिंपली, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही लिखा हुआ है F M इंटू जी, वेयर जी इज 9 पॉइंट। तब इसका वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है आपको लिखा हुआ है जी का जो वैल्यू है अर्थ पे वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर इसका वैल्यू, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं और बना सकते हैं, समझ में आ रहा है? और बाकी जो मास आपका रहेगा वो जो मास है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे मास में 9.8 से जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आया वही आपके वेइंग मशीन में आपको दिख रहा है, ठीक है, जो वेट करने वाला मशीन। तब है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन, देखिए दोनों मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है। दैट अराइजेज बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मोशन। द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का कॉम्बिनेशन है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट्स ऑफ आयरन, ठीक है, मैग्नेट्स ऑफ आयरन, इलेक्ट्रिक फोर्सेज exist among stationary electric charge. Both electric and magnetic forces exist among moving electric charge. The magnetic force between two moving charge may be described as the effect exerted upon either charge by the magnetic field created by the other. अब ये नहीं भी समझ में आ रहा तो मत समझिए, सिंपली जानिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स है, और मैग्नेट्स जो है ना वो बिना टच किए हुए किसी या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। यहाँ ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है, बाकी आपके बुक में तो दिया ही है, उसी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज आपको हार्ड लग रहा है, इस लैंग्वेज को बस खाली पढ़िएगा, आगे जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड हो गया, टफ हो गया, लेकिन आपको जो आपके जो काम का चीज़ है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक फोर्स, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये आपके काम का है। तब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बीइंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वियरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इफ द चार्ज आर द सेम साइन देन द फोर्स इज रिपल्सन, देन द चार्ज इज अपोजिट, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल। अगर चार्ज सेम है, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा, समझ आ रहा है। यही हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव और नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपका, रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इन दोनों केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस आपके काम का यही है, ठीक है, आपके काम का यही है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना आप कर लीजिए, समझ में आ रहा है। दिस फोर्स कम इन टू प्ले इवन देन द बॉडी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये तभी प्ले करेगा जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तब, समझ में आ रहा है, ठीक है। तब आइए प्रेशर पे, अब है प्रेशर को समझिएगा। प्रेशर क्या है, तो सिंपली आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको F इंटू ए, मतलब प्रेशर जो है वो आपका गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गड़बड़ था, इसको कट कर दीजिए, F/A, ठीक है, F/A, ये गलत लिखा हुआ है, हाँ। तब क्या है, द प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट in a direction perpendicular to the surface, in a direction perpendicular to the surface, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं P = F/A। यहाँ से आपको पता चला कि जो हमारा फोर्स प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड, कब, जब एरिया कांस्टेंट है, और प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के, मतलब एरिया कम रहेगा प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अगर इस पेन से हम लोग यहाँ पे ये करें तो हो सकता है ज़्यादा फोर्स लगाए तो ये छेद करके निकल जाए उधर, लेकिन अगर इधर से करेंगे तो कितना भी फोर्स लगा दें ये अंदर कभी जाने वाला नहीं है, समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया है ना ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एरिया बहुत कम हो गया, पॉइंटेड हो गया। इसलिए हम लोग नेल जो दीवार में जो लगाते हैं ना, दीवार में ऐसे करके इम्प्रेस करते हैं, तो उसमें जो है ना वो ब्रॉड वाला साइड से नहीं करते हैं, पॉइंटेड वाली साइड से करते हैं। अगर ब्रॉड वाले साइड से करेंगे तो कभी दीवार में कील लगा पाएंगे क्या, नहीं लगा पाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, F क्या है आपका नॉर्मल फोर्स है, और A क्या है आपका एरिया है, जहाँ A क्या है आपका एरिया। यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये नोट्स में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। चलिए अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो देखिए फैक्टर अफेक्ट करेगा तो इसमें यूज क्या क्या हो रहा है, तो यूज हो रहा है आपका एरिया, फोर्स हो रहा है, और आपका एरिया हो रहा है, एरिया हो रहा है और आपका फोर्स हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अफेक्ट करेगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर F का वैल्यू ज़्यादा तो आपका P भी क्या रहेगा, ज़्यादा। द लार्ज फोर्स द लार्ज द फोर्स द हायर द प्रेशर, ऑलमोस्ट वही बोले हैं हम। कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एरिया अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहीं से अगर फोर्स डिक्रीज करेगा तो एरिया प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो इन दोनों के साथ जो है ना आपका डायरेक्टली रिलेशन, और इन दोनों के साथ जो है ना आपका अपोजिट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, समझ रहे हैं। तब है इसके यूनिट की बात, यूनिट का है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्कल प्रेशर का। 1 पास्कल = 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ पे आपका ये है, इसको अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, तो इसी को कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसी को कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल, इसी को क्या कहते हैं पास्कल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग पास्कल। तब है दिख रहा है, अदर यूनिट्स में भी हम लोग यूज करते हैं, एटीएम में सेंटीमीटर, एमएम एचजी में भी एमएम एचजी यूज करते हैं, एटीएम ये भी यूज करते हैं, बार ये भी यूज करते हैं। ये सब प्रेशर को जो है ना यूनिट्स के रूप में हम लोग लेते हैं। आगे के क्लास में जाएंगे तो आप समझ में आएगा, आपको पढ़ेंगे यही। एप्लीकेशन इन्वॉल्व लो प्रेशर, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, स्नो शूज, टायर ऑफ ट्रैक्टर, फीट ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग लो प्रेशर, लो प्रेशर के लिए तो आपका देखते हैं ट्रैक्टर, चूंकि वो कादो वादो में चलने का होता है, तो अगर कादो में आप पैर डालेंगे तो धंस जाएंगे। अब ट्रैक्टर को क्रॉप प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में हम लोग यूज करते हैं, प्रोडक्शन में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अब वो गीले मिट्टी पे जाएगा, धंस जाएगा, इसलिए उसका चक्का देखते हैं ना मोटा रहता है, तो एरिया जब बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वो आसान जाएगा। समझ में आ रहा है? स्नो शूज़, ठीक है, जहाँ बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ वाले जगह पे जो है ना चौड़ा ऐसा करके चौड़ा रहता है, जो शूज़ है ना उसके नीचे बहुत चौड़ा रहता है, उसको चलने में हेल्प करता है। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फाउंडेशन में पहले हम लोग कंक्रीट से जो है ना ये करते हैं, कंक्रीट से ढलैया करते हैं, या ढलैया इन द सेंस की एक सरफेस बनाते हैं जहाँ पे अगर प्रेशर है भी तो वो नीचे धंसेगा नहीं वो आपका। और फीट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट इतना बड़ा है, इतना बड़ा जानवर है, इसलिए देखिए उसका पैर बहुत चौड़ा दिया जाता है, भगवान जो है ना उसको पैर बहुत चौड़ा दिए हैं, चौड़ा दिए मतलब एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो वो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नहीं तो अगर हाथी को पॉइंटेड अगर दे दिया जाए, ऐसा पॉइंटेड अगर दे दिया जाए पैर, तो मतलब जहाँ चलेगा वहाँ कोड़ते हुए चलेगा, तो अच्छा रहता है। हम लोग फार्मिंग भी कर सकते थे उससे अगर ऐसा देते, लेकिन उसको चलने में कष्ट होता है, बेचारा जहाँ जाता है वहाँ धंस जाता है, उसका पैर जो है ना धंस जाता है कील की तरह, तो वो काम नहीं आता है। तो ये था लगभग आपका फोर्स एंड प्रेशर से। अगले एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इसमें से क्या क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, और नोमेरिकल लेके चलेंगे कि फोर्स प्रेशर से, फोर्स और प्रेशर, या कर सकते हैं कि प्रेशर से क्या क्या आपका नोमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थैंक यू।